हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास है ये हम लोग देखेंगे, आज डीएलएड का क्लास है और आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर आपका 79 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर 79 आप कर लीजिएगा, ये टेस्ट नंबर 79 है आपका, ठीक है। 78 तक आपका हो गया है, आज हम देखेंगे 79 नंबर टेस्ट। और आज हम देखने वाले हैं 75 डीएलएड का महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है, तो आपको 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो, ठीक है। पीछे वाला क्लास आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको सभी क्लास वहाँ पर डाला गया है। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 15 दिन समय है, तो आप पीडीएफ के माध्यम से तैयारी करके अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी 15 दिनों में। और यहाँ से आप तैयारी करके आराम से रिजल्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 7857824310 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। और आप इस पर 351 का आपको चार्ज लगेगा, 351 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए तब तक आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहेगा। पेमेंट आपको करना है दोस्तों फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पर, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हमें व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट हमारा भेज दीजिएगा। और व्हाट्सएप का भी नंबर हमारा यही है, ठीक है। फिर तुरंत आपको सभी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी तक 79 टेस्ट, आज 79 हो जाएगा आपका, तो पूरा टेस्ट आपको एक ही बार आपको मिल जाएगा पर्सनली, और उसके बाद आगे ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर डाला गया है। और यूट्यूब के प्ले लिस्ट में भी जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, पीछे वाला जितना क्लास हुआ है सभी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, तो यहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज डीएलएड का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 75 प्रश्न है और 75 ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। पहला सवाल है दोस्तों कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है। ऑप्शन है समस्या का तुरंत हल करना, या समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, सिद्धांत का निर्माण करना, या बड़ी से बड़ी समस्या का हल करना। क्या होगा आंसर फर्स्ट का? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा समस्या भी हमारा और हल भी हमारा, ये है क्रियात्मक शोध का मूल आधार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, अपने अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चल सके। और आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 28 जुलाई को ही एग्ज़ाम होने वाली है, और सभी सेंटर का यहाँ पर निर्धारण कर दिया गया है। आप लोग की जो एडमिट कार्ड है वो 20 से 22 तारीख तक आप लोग का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जा सकता है ना। तो अभी कुछ दिन टाइम है, एक सप्ताह के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लीजिएगा जो लोग नहीं लिए हैं अभी तक, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। दोस्तों किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। ऑप्शन है व्यतिकरण, समीक्षा, प्रत्ययन, या परिकल्पना, या उत्कल्पना। क्या होगा आपका आंसर होगा दोस्तों? सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपको परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। आप लोग अपना आंसर जो है नीचे लाइव चैट में कमेंट करते चलिएगा। और 9 बजे से डेली आपकी लाइव क्लास होती है, तो 9 बजे से आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है। बताइए क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण आपको पूछा गया है। ऑप्शन है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, या सांख्यिकीय विश्लेषण। क्या होगा? तो क्रियात्मक शोध का जो अंतिम चरण होता है वो होता है आपका निष्कर्ष, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों तो आपको पता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था,
और यह किस प्रकार का प्रश्न है। ये आपको मेन सवाल है कि ये जो प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनाया, ये किस प्रकार का प्रश्न है। ये स्मृति संबंधी है या फिर विचारोत्तेजन है या तर्क संबंधी है या विकासात्मक है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो स्मृति संबंधित होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 4 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। बताइए सामुदायिक सहभागिता में नवाचार कौन कौन से हैं। एनसीसी या फिर स्काउटिंग या फिर रेड क्रॉस संस्था या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस संस्था भी है, यानी कि इसमें सभी सहभागिता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है और इसी प्रकार से आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए लाइव चैट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। ना, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, बहुविकल्पीय होता है। ठीक है, तो ये तो आपका है एकांतर प्रश्न और एक है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक है मिलान पद। देखिए तो बहुविकल्पीय ये भी आपका वस्तुनिष्ठ है, एकांतर पद भी वस्तुनिष्ठ है और मिलान पद भी वस्तुनिष्ठ है। लेकिन जो लघु उत्तरीय पद है प्रश्न होता है ना, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ थोड़ी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 6 का। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, कह रहा है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है। बताइए तो संस्कृत विषय का पठन, देखिए इस सब्जेक्ट में इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें संशय लग रहा है। आप लोग बताइए कि संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसी का आंसर बताइएगा। इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लग रहा था, तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, या फिर कक्षा 3 होगा या फिर कक्षा 5 होगा, ये दोनों में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा जिनको थोड़ा सा पता हो। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, है ना, 3 होगा या फिर कक्षा 5 से होगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन, ये आपका गलत है और ये भी गलत है आपका। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं बाद में, आप लोग इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर की समय सारणी क्या दर्शाता है। बताइए तो समय सारणी जो होता है वो क्या दर्शाता है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को या फिर शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को या प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या फिर सभी क्रियाकलाप को। तो समय सारणी जो दर्शाता है वो दर्शाता है सभी क्रियाकलाप को, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर, प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। जी हाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व किसे सौंपना चाहिए, शिक्षक को या फिर अभिभावक को या बच्चों को या जिला विद्यालय के निरीक्षक को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक को सौंपना चाहिए, है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए बहुत सही है, सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है। और इसका जो 6 का नंबर का जो एक मिनट, बहुत सारे लोग कक्षा 3 भी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग कक्षा 5 भी बोल रहे हैं। और इसको मैंने गूगल करके भी देखा था तो वहाँ पर भी कुछ मतलब कि संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला, तो इसके वजह से ही मैंने आप पर छोड़ दिया था कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो मैं अगला प्रश्न देख लेता हूँ, आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। दोस्तों प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक किसके अधीन होते हैं, ये सवाल आपका पूछा गया है। ऑप्शन है जिला विद्यालय निरीक्षक के या फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के या डायट प्राचार्य के या फिर जिलाधिकारी के। तो जो कार्यरत होते हैं जिला समन्वयक ये प्रत्येक जनपद में वो जो किसके अधीन होते हैं, तो 10 का हो जाएगा आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। ठीक है, बहुत सही, सभी लोगों का जवाब ठीक है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है 11 नंबर, कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमें यहाँ पर मिस्टेक लग रहा है,
क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था आपको केंद्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका जो मुख्यालय होगा दोस्तों वो आपका न ही प्रयागराज में है, न ही वाराणसी में है, और न ही मेरठ में है, न ही लखनऊ होगा। इसका होगा आपका नई दिल्ली में होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो नई दिल्ली में होगा आपका, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। तो इनका आंसर आप याद रखिएगा नई दिल्ली। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हमें प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है आपका, तो इसका आंसर होना चाहिए डी नंबर आपका, यानी कि मतलब नई दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। हाँ, जो छात्र है या फिर अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना यह किस प्रविधि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है प्रश्नोत्तर प्रविधि, या फिर वाद विवाद, या फिर प्रयोगशाला, या फिर पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो 12 का हो जाएगा आपका वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन है रूसो, प्लेटो, सुकरात, या फिर अरस्तु। बताइए क्या होगा। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुकरात, यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। काफ़ी अच्छा सवाल था, याद रखिएगा सुकरात। नेक्स्ट है 14 नंबर, कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण क्या हो। है ना, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी कब होगा, जब संप्रेषण क्या हो। तो संप्रेषण ऑप्शन है मंद गति से हो, या फिर अनेक व्यक्तियों के साथ होता हो, या फिर तीव्र गति से होता हो, या फिर स्पष्टता के साथ होता हो। तो संप्रेषण जो है वो अनेक व्यक्तियों के साथ होता हो तब संप्रेषण प्रक्रिया क्या होता है, प्रभावी होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है। कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है दोस्तों। बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है, या बहुस्तरीय शिक्षण विधि, या उपचारात्मक शिक्षण विधि, या फिर सहभागी शिक्षण विधि। तो 15 का हो जाएगा बहुकक्षा शिक्षण विधि, यानी कि आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। प्रश्न है कि छोटा परिवार सुखी परिवार लक्ष्य है। जी हाँ, छोटा परिवार सुखी परिवार ये किसका लक्ष्य है, परिवार कल्याण विभाग का, या जनसंख्या शिक्षा का, या उपयुक्त दोनों का, या फिर किसी का नहीं। तो छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना, हमारे दो 16 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों का, यानी कि परिवार कल्याण विभाग का भी और जनसंख्या शिक्षा का भी आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। बताइए तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है तो इसका कारण आपको पता होना चाहिए। स्त्री शिक्षा का अभाव बिल्कुल सही है, जनसंख्या संबंधी नीतियाँ ये भी सही है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति होना ये भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर 17 का। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है, डी हो जाएगा। अगला चलते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। जी हाँ, जब जनसंख्या वृद्धि हो गया तो उससे क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो पर्यावरण नियंत्रण नहीं रहेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, जीवन स्तर में गिरावट आएगा, यानी कि ये सभी समस्याएं उत्पन्न होगी जनसंख्या वृद्धि होने से। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका 18 का। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है। बताइए जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है इसका उपाय क्या है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो परिवार नियोजन करके आप नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जनसंख्या शिक्षा, या फिर जनसंख्या संबंधी नीतियाँ, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी उपाय करके आप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर की जनसंख्या शिक्षा में अहम भूमिका है।
बताइए जनसंख्या शिक्षा में अहम भूमिका किसका होता है? तो अध्यापक शिक्षा की, या पर्यावरण शिक्षा की, या प्रौढ़ शिक्षा की, या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर भी जो है ना, जनसंख्या शिक्षा में जो अहम मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो ये सभी का हो जाएगा आपका। अध्यापक शिक्षक भी हो जाएगा, पर्यावरण भी हो जाएगा, प्रौढ़ भी हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता कौन है? मैंने कई बार बता चुका हूँ बुद्धि लब्धि के जन्मदाता के बारे में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपको कि इसके जो जन्मदाता है वो कौन है। देखिए इसके जो जन्मदाता हैं वो टर्मैन है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। बुद्धि लब्धि जो सबसे पहले जो दिया गया था वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था, लेकिन स्टर्न जो बुद्धि लब्धि दिए थे उस फॉर्मूले में थोड़ा सा गड़बड़ी था, बाद में उसको टर्मन ने क्या किए, पूरा संशोधन किए, तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि लब्धि के जो जन्मदाता हैं वो आपको टर्मन महोदय हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो कई बार आपको बता चुके हैं कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? देखिए जड़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या प्रतिभाशाली बालक, ये तीनों चारों हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जड़ बुद्धि मतलब क्या हो गया, सबसे कम, मतलब कि जो क्या हो, सबसे निचले पायदान पर हो, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 0 से लेकर के 24 तक उसका बुद्धि लब्धि है, तो उसको कहते हैं जड़ बुद्धि वाले बालक, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सामान्य बालक किसको कहा जाता है, तो 91 से लेकर के 110 के बीच में जिसका बुद्धि लब्धि होता है उसको सामान्य बुद्धि लब्धि कहते हैं। प्रतिभाशाली किसको कहते हैं, तो 130 प्लस वाले को क्या कहा जाता है, प्रतिभाशाली कहा जाता है आपका, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न है कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, मानसिक आयु कितना है, 5 वर्ष है, और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आयु कितनी होगी? देखिए तो उस बच्चे की यहाँ पर बुद्धि लब्धि पूछना चाहिए, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो बुद्धि लब्धि बराबर यहाँ पर उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, आयु के जगह पर यहाँ पर बुद्धि लब्धि कर दीजिए आप, है ना। बुद्धि लब्धि कितना होगा, तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मानसिक आयु कितना है 5 बटा वास्तविक आयु कितना है 4 गुने 100, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप काट कर दीजिए 25 बार में, 25 पचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा ही जाएगा बुद्धि लब्धि वाला, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला, ठीक है, निकल जाएगा आपका। अगला है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ सॉरी यहाँ पर छात्र होना चाहिए, है ना, कुछ छात्र क्या है, मेधावी है, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? जी हाँ, आपके विद्यालय में तो ऐसा होता है ना, कक्षा में होता है कि बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं, तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या फिर जब वे चाहे तब पढ़ाएंगे? तो इसको कक्षा के साथ में ही पढ़ाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा 24 का आपका, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो आंसर है उसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है, देखिए आपका आंसर जो दिया गया है वो समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा दिया गया है। अब इसमें आप बताइए कि ए होगा या फिर सी होगा, ठीक है, तो इसमें सी भी दिया गया है और ए भी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको कंफर्म करना है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, कैसे बच्चे कह रहा है, तो आंशिक दृष्टि बाधित है, तो इस प्रकार के बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो देखिए आंशिक दृष्टि वाले जो बच्चे होते हैं ये उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि वह स्तर, है ना, बताइए वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर कौन सा है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? 26 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 26 का हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पियाजे महोदय ने
चार संज्ञानात्मक अवस्थाएं की चार अवस्थाएं बताए हैं पियाजे महोदय। ये पियाजे महोदय का ही द्वारा दिया गया ये संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका सी नंबर हो जाएगा। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र होती है वो 7 से कितना होती है, 7 से लेकर के 12 तक होती है। और इंद्रिय जनित गामक अवस्था कितनी होती है, तो इसका होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष होता है। और पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है दोस्तों, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। और आपका अमूर्त कितना होता है, तो 12 से लेकर के 15 तक होता है। तो ये आप उम्र भी याद रखिएगा, उम्र भी आपको पूछा जाता है। और ये किसने दिया था, तो जिन पियाजे के महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोविज्ञान ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। देखिए ये प्रश्न आपको फिर से आ गया कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक है जो बौद्धिक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया। ये 4 अवस्था कौन कौन से था, तो यही 4 अवस्था है दोस्तों, है ना। इंद्रिय जनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ये जो बांटा गया है ये जिन पियाजे महोदय के द्वारा ही बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 27 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं। बताइए थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो ये दिए हैं दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 5 नियम ये दिए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। बताइए अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या आता है। प्रयास, भूख, निद्रा या फिर प्रतिष्ठा। देखिए प्रतिष्ठा जो होता है ना दोस्तों, ये अर्जित अभिप्रेरणा है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। बताइए सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। ऑप्शन है विस्मरण, प्रत्यभिज्ञा या फिर प्रत्यावान या फिर आत्मशातन। तो इसको कहा जाता है दोस्तों विस्मरण कहा जाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है। बताइए विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण पूछा गया है। विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होना, आत्मविश्वास का अभाव होना या उपयुक्त दोनों होना या फिर कोई नहीं होना। विराम संबंधी समस्या का जो कारण है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उस बच्चे को विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा 31 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर की विवृत स्वर कौन से हैं। बताइए तो विवृत स्वर इसमें कौन कौन से हैं। क और ख, आ और आ और ओ, च, छ या ट और ठ। तो 32 का हो जाएगा दोस्तों, आ ओ जो होता है ये विवृत स्वर है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आनंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आनंदी का पर्यायवाची मोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, सुख भी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आपका 33 का, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताइए संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन से नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है दोस्तों, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और एक री होता है। तो ये य जो है ना, ये आपको संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर बताइए कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो है आ है, दीर्घ ई होता है, आपका दीर्घ ऊ होता है, और ए होता है, ऐ होता है, और आपका ओ होता है, औ होता है। तो ये सभी जो है आपका दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आ हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। बताइए किसके उच्चारण में निचला जो होठ है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। व या ब बोलते हैं, देखिए ब बोलकर देखिए, तो ब बोलने पर क्या होता है, टच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 36 का। नेक्स्ट चलते हैं आपका 37 नंबर। कह रहा है कि वाक्य में जहाँ बहुत कम ठहरना होता है वहाँ किस चीज़ का प्रयोग होता है ना। जहाँ पर बहुत कम हम लोग ठहरते हैं, जैसे कोई सब आपको कोई वाक्य हम पढ़ रहे हैं था ना, तो कम ठहरते हैं उसको क्या कहते हैं,
अल्प विराम उसको कहा जाता है। पूर्ण विराम के पास तो हम पूरा रुक जाते हैं ना, उपयुक्त दोनों कैसे होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर अल्प विराम, है ना, थोड़ा सा वहाँ पर ठहरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। बताइए, कई बार आपको बता चुके हैं 16 पीएफ के बारे में, और इसका जो प्रयोग है वो किसके मापन हेतु किया जाता है। तो 16 पीएफ जो प्रयोग दिया गया था वो कैटल महोदय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, कैटल महोदय के द्वारा, और ये एक प्रकार का व्यक्तित्व परीक्षण है दोस्तों, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व परीक्षण। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है ना, किसके अनुसार, तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, वो कौन सा होगा। तो ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, पूर्ण अधिगम, या फिर सक्रिय अधिगम, या फिर पारस्परिक शिक्षण अधिगम, या फिर सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। 39 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण जो सिद्धांत है ये आपको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, और ये वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 हो गया। 40 नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों का चर्चा किया है दोस्तों, बताइए। तो देखिए, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, हाँ ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए पूछा गया है कितने नियम है, तो नियम है आपका 3, और अगर पूछे कि कितने गौण नियम तो 5 हो जाएगा। ठीक है, गौण नियम अगर पूछता तो 5 हो जाता आपका। नेक्स्ट है कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था, बताइए। तो पावलोव महोदय ने, तो पावलोव जो महोदय किए थे सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, तो पावलोव किस पर किए थे, तो पावलोव किया गया था दोस्तों आपका कुत्ता पर। ठीक है, कुत्ता पर किया गया था, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। और वनमानुष पर कौन किए थे, तो ये किए थे कोहलर, है ना, कोहलर। जी हाँ, याद रखिएगा, कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, मैंने कई बार बता चुका हूँ, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो दिया गया है वो कोहलर महोदय के द्वारा ही दिया गया था, और पावलोव किए थे कुत्ते पर प्रयोग आपका। ठीक है, थॉर्नडाइक किस पर किए थे, तो थॉर्नडाइक जो किए थे वो बिल्ली और चूहा पर किए थे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक वाला बिल्ली वाला याद रखिएगा, बिल्ली चूहा पर कौन किया था, थॉर्नडाइक किया था आपका। ठीक है, चलिए मेढक पर कोई नहीं किया था, मेढक ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था, तभी आपको बता दिए थॉर्नडाइक किस पर किया था दोस्तों, तो बिल्ली और चूहा, आंसर हो जाएगा आपका बिल्ली, यहाँ पर आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, कोहलर जो थे ना ये गेस्टाल्टवादी थे, तो इसको सिद्धांत को कहा जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन में आपको गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूर्ण आकृति या फिर समग्र सिद्धांत भी इसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, 43 का ए हो जाएगा आप। ठीक है, या फिर कोहलर के जो सिद्धांत था वो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर भी ये आधारित था आपका। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। और कोहलर महोदय ने ही दिया था सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और किस पर किए थे, तो वनमानुष पर किए थे ये प्रयोग। ठीक है, वनमानुष याद रखना है, वनमानुष पर प्रयोग किए थे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको सभी अगर पीडीएफ चाहिए 79 टेस्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो ये व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए 7857824310। आपको सभी टेस्ट का पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 44 नंबर। देखिए अब समय ज़्यादा नहीं बचा है ना, मात्र आपके पास 14-15 दिन आपके पास टाइम है, तो इतने दिनों में अब पूरा वीडियो तो आप देख नहीं पाइएगा, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो पीडीएफ के माध्यम से आप उसको जल्दी जल्दी आप तैयारी कर सकते हैं, है ना, 10 दिन में भी आप तैयारी आराम से वहाँ पर हो जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, चलिए 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है उसे क्या कहते हैं। तो 44 का ऑप्शन दिया गया है समंजन कहा जाता है, या मानसिक स्वास्थ्य, या फिर आत्मशातन, या फिर प्रकीर्णन। तो 44 का हो जाएगा दोस्तों आपका मानसिक स्वास्थ्य उसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बताइए, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस में होता है? बाल विकास की दृष्टि से किस में होता है दोस्तों, बताइए। तो इसमें किस में होता है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व? तो ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल विकास एवं बाल शिक्षा दोनों की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी कि बाल विकास की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक महत्व होता है। 45 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर आपका। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। 46 कह रहा है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कथन है कि किशोरावस्था क्या होता है। तो तनाव की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को, है ना। तो तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तनाव या तूफान की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को कहा जाता है ना, यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की उम्र को। तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो 46 का हो जाएगा आपका स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा ये कहा गया है। किसके द्वारा? स्टेनले हॉल के द्वारा। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, है ना। और एक लोग भी गलत मत बताइएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैंने प्रतिपादक 2 वीडियो में आपको पूरा करवा दिया और लगभग वहाँ पर जितने भी प्रतिपादक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबको आपको कंप्लीट एक वीडियो में करवाए थे, है ना। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, है ना। तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसको 1-2 बार देख लीजिएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया गया था वो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया था आपका। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक। इसी को कहा जाता है दोस्तों एसआर थ्योरी भी, है ना। इसी को क्या कहते हैं? एसआर थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए। बताइए, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, क्या कीजिएगा बच्चे का मानसिक विकास के लिए? ऑप्शन है स्नेह और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, या फिर सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, या फिर इनमें से सभी करना चाहिए। तो आपको सभी काम करना है, तभी बच्चे का मानसिक विकास हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 49 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है ना। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन है सीखना, तर्क, चिंतन, या फिर कल्पना। तो 49 का हो जाएगा चिंतन, है ना। सृजनात्मकता का प्रयोग जो होता है वो चिंतन के रूप में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग 68 तक लगा चुके हैं। 50 प्रश्न कह रहा है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बताइए, कल्पना के विकास करने के लिए शिक्षा में किन बात पर ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन है भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, या कहानी सुनाने पर, या फिर काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए, या फिर इनमें से सभी पर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्त आंसर नंबर डी, यानी कि इन सभी पर बच्चे को ऊपर ध्यान देना है, तभी उसका कल्पना का विकास हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 बजे से डेली आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। चलिए अभी भी मतलब कि देखिए ना, अभी मात्र आपको 10 से 15 दिन समय बचा है ना। और मैं जो क्लास ले रहा हूँ लगभग 2.5 से 3 महीने हो गया हमारे क्लास का। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सीरियस नहीं हुए हैं, है ना। तो वो बस फॉर्म ऐसे ही भर दिए हैं, क्योंकि वो तो टीचर हैं ही, है ना। आप तो एक टीचर हैं ही, तो कोई दिक्कत है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीरियस हैं, मात्र 10,000 लोग ऐसे हैं 1 लाख में जो सीरियस है, बाकी ऐसा ही है ना। बाकी ऐसा ही हैं, 10,000 लोग ही सीरियस हैं, और बाकी ऐसा ही हैं, सिर्फ फॉर्म भर दिए हैं। और मतलब कि वो तो टीचर हैं ही, हुआ तो हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं है, आप तैयारी करते रहिए, और हमारा काम है तैयारी करवाना। प्रश्न कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग का जवाब भी आ रहा है। 51 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन डीवी। जी हाँ, जॉन डीवी जो हैं ये प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, छपेगा इस प्रकार आपका प्रश्न। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर प्रश्न।
52 नंबर क्या कह रहा है कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? बताइए, इस कथन को एक बार और पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। 52 का क्या होगा? प्रश्न है कि परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है आपका कार्ल रोजर्स का। जी हाँ, ये कथन किसका है? कार्ल रोजर्स का ये कथन है। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। नेक्स्ट सवाल चलते हैं आपका 53 नंबर। प्रश्न है कि सार्वजनिक हित की शिक्षा कौन सी है? बताइए, सार्वजनिक हित की शिक्षा हिंसा करना, घृणा की शिक्षा या शांति शिक्षा या इनमें से सभी? कभी घृणा होगा दोस्तों, है ना? हिंसा होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा, शांति शिक्षा ना। सार्वजनिक हित की शिक्षा यही है कि शांति शिक्षा। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शांति कौशल की विशेषता कौन सी है? बताइए, शांति कौशल की विशेषता कौन सी है? विश्वसनीयता, समन्वय, वैधता का समावेश या फिर उपयुक्त सभी? 54 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर उपयुक्त सभी, विश्वसनीयता भी, समन्वय भी, वैधता का समावेश भी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है 55 नंबर। प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, ठीक है, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? बताइए। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना? और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन था। बताइए, कक्षा के साथ या फिर समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, और अगर गूगल पे मिलता है तो गूगल पर भी कर करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? बताइए, सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता? 56 का हो जाएगा दोस्तों, मितव्ययिता जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेग को बताया है? जी हाँ, वाटसन महोदय ने संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेग को बताए हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। 57 का आंसर हो जाएगा, 3 संवेग को बताए हैं वाटसन महोदय ने, प्राथमिक संवेग को, है ना। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शिशुओं में यानी कि बच्चों में। नेक्स्ट है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने 1000 बार बता चुका हूँ कि द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ना? तो 2 लिखाता है ऐसे, ठीक है। तो 2 देखिए स्पीयरमैन है, यानी कि 2 देख रहे हैं ऐसे है, तो स्पीयरमैन हो जाएगा आपका। स्पीयरमैन मतलब ये नहीं, मतलब कि याद करने का थोड़ा सा ट्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत हो जाएगा उसका स्पीयरमैन हो जाएगा, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत मैंने बताया था कि बहुकारक सिद्धांत कौन थे, तो क्या हो जाएगा? गार्डनर महोदय बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। प्रश्न है कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये कहा है 59 का हो जाएगा स्टेनले हॉल ने, है ना। किसने कहा है? तो स्टेनले हॉल महोदय के द्वारा कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन देखिए अभी पीछे हम करवाए थे, लगता है रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा है कि अनुवंशिकता का वाहक होता है। बताइए, अनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? आरएनए केंद्रक होता है या फिर केंद्रक होता है या जीन्स होते हैं या फिर सिरा होता है? देखिए, अनुवंशिकता जीन्स के ये वाहक होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा 60 का, ठीक है। आंसर हो जाएगा जीन्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? बताइए, तो स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो 61 का हो जाएगा दोस्तों, क और ख, है ना। ये स्पर्श व्यंजन है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, ये सब क्या है? तो ये सब स्पर्श व्यंजन है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हो जाएगा आपका 62 का 4 हो जाएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या। और वो कौन कौन से हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और एक री है आपका, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तभी आपको बता दिए, छ, त्र, ज्ञ और
यहाँ पर ज्ञ लिख दीजिएगा और एक री है आपका, ठीक है। चलिए, संयुक्त व्यंजन री किससे बनता है? तो ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, स और र से मिलकर के बनता है री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, 64 का हो जाएगा। कुछ हिंदी का भी प्रश्न दे दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 नंबर, कह रहा है कि जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। बताइए, जिला समन्वयकों के पद किसके द्वारा सृजित किए गए हैं? तो ऑप्शन है अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, या जिला अधिकारी के अधीनस्थ, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ। 65 का हो जाएगा दोस्तों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर, प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? बताइए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? ऑप्शन है वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए, उपयुक्त सभी नहीं मार दीजिएगा, आंसर हो जाएगा वित्तीय संसाधन, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर, प्रश्न है कि विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, किस पर? तो गणित विषय पर, या फिर अंतर्निहित गुणों पर, या फिर अंतर्निहित शक्तियों पर, या फिर अंतर्निहित गुणों और शक्तियों पर। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अंतर्निहित गुण और शक्ति दोनों पर उस बच्चे पर ध्यान देना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर प्रश्न। 68 कह रहा है कि कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। जी हाँ, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए किस प्रकार के फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है आपका कि उनकी पठन क्षमता के अनुसार, या फिर उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, या फिर उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या योग्यता के अनुसार। तो शारीरिक वृद्धि के अनुसार ही फर्नीचर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 67 नंबर, प्रश्न है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या कितनी है? तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी जो केंद्र बिंदु संख्या है वो भी आपका 3 ही है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर सभी लोग कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। अब समय नहीं है तो पीडीएफ लेकर के आप तैयारी कर लीजिए, है ना। तो काफ़ी तैयारी आपको हो जाएगा पीडीएफ के माध्यम से भी, है ना। आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जितने भी आपको टेस्ट हुए हैं उसके अलावा भी आपको पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। बताइए, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है, या सुचारू रूप से शिक्षण होता है, या पथ प्रदर्शन में सहायक होता है, या फिर उपयुक्त सभी होता है। तो 70 का क्या होगा? 70 का सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। शिक्षण प्रक्रिया जो प्रयोग किया जाता है तो इससे मतलब शिक्षण गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, सुचारू रूप से शिक्षण भी होगा, पथ प्रदर्शन में सहायक होगा। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 71 नंबर। प्रश्न है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। जी हाँ, प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, 71 का हो जाएगा आपका, रूसो का ये कथन है। देखिए, अब जो आपका क्लास हो रहा है ना, ये एक मात्र रूप में, ये आपका रिवीजन के रूप में, लगभग मैंने सभी चीज़ आपको पीछे करवा चुका हूँ। जो अभी पढ़ रहे हैं ये लगभग अगर 78 टेस्ट अगर दिए होंगे ना, तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीज़ मैंने पीछे लगभग कर चुके हैं और उसका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आपको पूरा अब तो लग रहा होगा कि सब हमको आ ही रहा है धीरे धीरे करके, है ना। तो ये रूसो का कथन है, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा ये कथन भी आपको 3-4 पूछा जाएगा। और प्रश्न है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बालक की स्वास्थ्य ठीक रखना, या उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, या पर्यावरण की शिक्षा देना, या फिर जनसंख्या शिक्षा देना। दोस्तों, तो शिक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो उपयोगी ज्ञान प्रदान करके सर्वांगीण विकास करना, ये आपका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा 72 का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर प्रश्न।
प्रश्न कह रहा है कि विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित किया था दोस्तों। तो विलियम बेंटिक के द्वारा अपनी शिक्षा नीति घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में। ठीक है, सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही है। आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित किया था दोस्तों। बताइए तो ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित किया था, बताइए। ऑप्शन है 34, 1939, 1834, 1836, 1835। तो ऑकलैंड अपनी शिक्षा नीति जो घोषित किया था ये किया था 1839 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है कि शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने किया था। देखिए शिक्षा नीति 1854 की जो घोषणा हुआ था ये चार्ल्स वुड के द्वारा हुआ था आपका। ठीक है, चार्ल्स वुड की ये घोषणा पत्र था और इसी में शिक्षा नीति घोषणा किया गया था 1854 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, चार्ल्स वुड महोदय के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों 75 प्रश्न और उसका आंसर। तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं ना। OMR शीट एक खरीद लीजिएगा और इसको टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, वीडियो तो देख ही लिए। ठीक है, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। तो आप इस नंबर पे 351 का इसमें चार्ज है दोस्तों, 351 आप इसमें पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर पे और उसके बाद सभी PDF आपको A to Z मिल जाएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और उसका वीडियो भी मैंने आपको दे दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अब ज़्यादा समय नहीं है तो PDF लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, जो लोग नए नए जुड़े हैं उनके लिए। ठीक है, और डेली जो लाइव क्लास होती है वो रात में लाइव क्लास 9 बजे से होती है। ठीक है, 9 बजे से डेली होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि 9 बजे से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग जो पेमेंट कीजिएगा इस नंबर पे वो आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से या व्हाट्सएप पे के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, है ना, तो वहाँ पर भी आपको सारा PDF मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो ये आप ही सभी का चैनल है दोस्तों, आप ही लोग का ये चैनल है। तो आप लोग जितना से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए। और आगे सीटेट की भी तैयारी होने वाला है, बिहार SSC की स्टार्ट हो रही है क्लास बहुत जल्द। अभी 28 तारीख को एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता बिहार SSC का, लेकिन ये इसका जो डेट बढ़ गया इसकी वजह से नहीं हो पाया था बिहार SSC का क्लास। अब बिहार SSC का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आपके जो भी मित्र हो, दोस्त हो, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, और सीटेट की भी क्लास आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो सीटेट की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, दिसंबर वाला। तो आज हो गया टेस्ट नंबर 79 यहाँ पर कंप्लीट। 75 DLED महत्वपूर्ण प्रश्न, 1-2 सवाल यहाँ पर कन्फ्यूजन था, वो मैंने आपको उसका अगर आपको जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और डेली आपका क्लास होता है 9 बजे से दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, तैयारी आप लोग अपना करते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।